फ्रेंड्स, आज वेव टाइप्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। हमें पता है ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे आप कोई भी वेव का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी वेव को बना सकते हैं, राइट। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि किसी दो मीडियम के बीच में जो मीडियम की सरफेस होती है उसके ऊपर आप वेव्स बना सकते हैं, जैसे कि वाटर वेव्स। वाटर वेव्स में क्या होता है, ऊपर एयर नीचे वाटर, और वाटर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो वेव बन रही है वो ट्रांसवर्स वेव है, राइट। और वो जो है उसके जो ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन है वो उसके वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की खास बात ये है कि ये जो है एक पूरे मीडियम के अंदर बनती है, यानी कि विद इन उसके अंदर बनती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और मेरे आसपास एक मीडियम है एयर का, यानी कि मैं एयर मीडियम के अंदर हूँ और मैं बोलूँगा तो मेरी जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। कैसे होंगी, कैसे काम करती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा वाटर टैंक है। वाटर टैंक के अंदर आपने कोई सिस्टम रख दिया है अंदर, जो कि उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ से जब वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो मान लीजिए कि उसकी डायरेक्शन आपने ये रखी हुई है, यानी कि इस डायरेक्शन में आप वाइब्रेशन करना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में की तरफ वाइब्रेशन शुरू करेंगे तो वो जो वेव होगी वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगी, यहाँ पे दो मीडियम आ गए, मीडियम की सरफेस आ गई, वैसे ही वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्स वेव में, यानी कि यहाँ से वो यहाँ से भी यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। तो इसका मतलब वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी। हमें पता है इस तरीके से वेव जो है मोशन करती है उसके अंदर, राइट। इसी तरीके से डायरेक्शन कुछ और भी हो सकती है, जैसे बीच में आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ से भी जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो वेव है, ये जो अंदर वाला जो पाथ है वो उसका लॉन्गिट्यूडनल पाथ कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको समझने के लिए हम लोग क्या है, एक मीडियम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एयर मीडियम ही है और एयर मीडियम के अंदर आपके सामने कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं, या 8-10 पार्टिकल रखे हुए हैं मैंने, वैसे मान लीजिए। तो आप करते क्या है कि आप इसके अंदर एनर्जी देते हैं, यानी कि इसको वाइब्रेशन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसके अंदर यहाँ से जब एनर्जी देंगे तो ये जो आपका पार्टिकल है जिसके अंदर आपने सबसे ज़्यादा एनर्जी दी है, ये आने वाले दो पार्टिकल्स, एक या दो पार्टिकल्स के पास जाएगा। मतलब ये यहाँ से मूव होकर के आगे बढ़ेगा और इनके पास जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि इनके पास पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगी। इसको आप एक बार के लिए स्प्रिंग मान के चलें। स्प्रिंग के एग्जाम्पल से आपको ढंग से समझ में आएगा कि ये जो सारे पार्टिकल्स एक स्प्रिंग के अंदर हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि इस पार्टिकल को मैंने एनर्जी दी और आने वाले दो पार्टिकल्स के साथ इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली इसके साथ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये इकट्ठा होंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, यानी कि तीनों के अंदर इंक्रीज होता है प्रेशर का। अब प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक चीज़ तो ये है कि इससे आगे ये लोग नहीं जा सकते, यानी कि इससे आगे ये पार्टिकल जा नहीं सकता। अब जो है रिस्टोरिंग फोर्स से यहाँ ले जाने की कोशिश करेगा पहले वाले पार्टिकल को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पार्टिकल है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस तरफ जाने की कोशिश करेगा आप, राइट। लेकिन एनर्जी जो है ये आगे आने वाले दोनों पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो चुकी है, राइट। तो ये तो इस तरफ जाएगा, लेकिन ये बाकी के जो दो पार्टिकल्स हैं, जिसमें भी ये कोने वाला जो पार्टिकल है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि इसकी एनर्जी पहले इसमें से होते हुए इसमें चली गई, इस तीसरे वाले पार्टिकल में चली गई। तो इसकी जो एनर्जी है ये इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, समझ रहे हैं। जैसे ये वाला जो पार्टिकल है रेस्टोरिंग फोर्स की तरफ चला गया, ये वाला यहाँ का यहीं रहेगा, बीच का बीच में रहेगा क्योंकि ये दो पार्टिकल्स के बीच में है। इसमें तीसरे में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो ये ट्रांसफ़र करेगा आने वाले दो पार्टिकल्स के अंदर, यानी कि इसका जो अगला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। यानी कि ये पार्टिकल वापस यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ पे तीन फिर से जमा हो गए और ये आगे वाले। इसी तरीके से ये जो पार्टिकल कोने वाला था जो अभी यहाँ पे कोने पे है, ये अपनी एनर्जी जो है आगे ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं आगे के तीन पार्टिकल जो है इनमें एनर्जी स्टोर हुई। इस तरीके से आप यहाँ पे एनर्जी जो है आगे बढ़ती चली जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मेरा पहला पार्टिकल जो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस तरफ चला गया था, ये ज़्यादा ही उस तरफ चला जाएगा कुछ, ठीक है, ज़्यादा ही डिस्प्लेस हो जाएगा उस तरफ, राइट। तो इस तरीके से होगा ये कि ये दोबारा इस तरफ आएगा, मतलब दोबारा इसके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी, क्योंकि ये स्प्रिंग है। ऑब्वियसली बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चलेगा ना, तो इसका मतलब ये दोबारा जो है वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, दोबारा एनर्जी क्रिएट करेगा, फिर आने वाले तीन पार्टिकल्स को यूज़ करेगा, मतलब तीनों पार्टिकल्स में एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बार बार ये जोड़े बना रहा है बीच बीच में, मतलब पहले ये यहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है एनर्जी लेकर के, फिर वापस इस तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बार बार चलता जा रहा है। आप इस डायग्राम में इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार तीन तीन के जोड़े जो बन रहे हैं, तो बार बार जो एनर्जी है वो इस तरफ बढ़ रही है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो वाइब्रेशन की या फिर जो एनर्जी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब जब यहाँ से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाएगा, सुन के ऑब्जर्व किया जाएगा, तो पता चलेगा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्शन, मतलब जो साउंड है वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है,
ठीक है, मैंने साउंड का नाम ले दिया, मतलब जो एनर्जी है वो इस तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हिस्से, ये जो तीन तीन के जोड़े बने हुए हैं, इनके बीच में कंप्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि ये एक साथ कंप्रेस हो रहे हैं ना, एनर्जी स्टोर हो रही है इनकी, तो इनके बीच में कंप्रेशन बढ़ रहा है। और जो इनके बीच का जो कुछ स्पेस जो खाली बच जाता है, होता क्या है, कुछ पार्टिकल्स जो है या तो इस तरफ चले जाते हैं एनर्जी की वजह से, या इस तरफ चले जाते हैं, तो बीच में क्या है, कभी कभी थोड़ी सी जगह बाकी बचती है टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब इतने टाइम पीरियड में इतनी जगह खाली बचेगी, तो इस जगह को आप कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। मतलब ये जो तीन के जोड़े हैं, ये है कंप्रेशन, ये जो तीन बीच में जो खाली जगह पड़ी है वो है रेयर फ्रैक्शन। यानी कि पहले कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था कि जो उसके क्रेस्ट और ट्रॉफ थे वो आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर। ठीक है, ये क्रेस्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला ट्रॉफ होता है। तो होता क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ये वाला पार्टिकल पहले क्रेस्ट पे पहुंचता है, फिर उसके अगला वाला पार्टिकल क्रेस्ट पे पहुंचता है। इस तरीके से क्रेस्ट जो है वो मूव कर रहा था, ट्रॉफ जो है मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन मूव कर रहा है और रेयर फ्रैक्शन मूव कर रहा है, राइट। तो इसको इस डायग्राम से, परफेक्ट डायग्राम से आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन दिख रहा है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। इस तरीके से जो एनर्जी है रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के रूप में आगे बढ़ रही है। मटेरियल वहीं का वहीं है, यहाँ पे भी बात वही है, मटेरियल जो है वहीं का वहीं है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो एनर्जी है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अंदर ही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। वहाँ पे क्या हो रहा था ट्रांसवर्स वेव में, जो ऑक्सीलेशन क्रिएट हो रहा था हमारे पार्टिकल्स के बीच में, वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के 90 डिग्री में था, राइट। वहाँ पे कुछ इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे ऐसे के ऐसे एनर्जी जो है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। दोनों में फ़र्क ये है, राइट। और दोनों में दूसरा फ़र्क ये है कि वो सरफेस पे होता है, किसी भी मीडियम की सरफेस पे होता है, वहाँ पे दो मीडियम के बीच में, ये एक मीडियम में होता है, मतलब एक फिक्स मीडियम में जो चीज़ का सिस्टम का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ, बोलूँ, तो मेरी मुंह से निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो क्या है कि सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन को पकड़ के आगे बढ़ते हुए आपके कानों तक पहुंच जाएगी, सिंपली, जैसा कि होता है, हमेशा से होता है, राइट। तो ये हो जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो फॉर्मेशन है, इस तरीके से वो काम करता है। आप दोनों के बीच में फ़र्क ज़रूर समझ गए होंगे, ठीक है। और ये दोनों ही वेव जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, ट्रांसवर्स हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल, दोनों ही प्रोग्रेसिव होती हैं, राइट। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे हम। अब इसी चीज़ का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ प्रेशर हाई होगा, राइट। प्रेशर हाई होगा तो प्रेशर और डायरेक्शन, दो ही तो चीज़ें हैं कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर बन रहा है उन दोनों के बीच में तो ग्राफ बनना है कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ पे प्रेशर कम है, राइट। तो प्रेशर का और डायरेक्शन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे है, डायरेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे प्रेशर हाई है, ठीक है, तो यहाँ ले आया पॉइंट। यहाँ पर नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मली लिख दिया। यहाँ पे जो रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल सिचुएशन से भी कम होता है, राइट। तो नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ। इसी तरीके से अगला जो है वो कंप्रेशन है, फिर रेयर फ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन है। तो इस तरीके से आगे बढ़िए, तो आप इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो ऐसे बनेगा ग्राफ। इस तरीके से जो वेव है मेरी प्रोपोगेट करेगी, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे प्रेशर की और वेव प्रोपोगेशन की दोनों की डायरेक्शन एक है, सिर्फ यहाँ दिखाया ये है कि कोई किसी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, किसी पॉइंट पे प्रेशर कम है, किसी पॉइंट पे प्रेशर बिल्कुल ही कम है, मतलब रेयर फ्रैक्शन है, राइट। तो ये हो जाता है प्रेशर और डायरेक्शन से हम लोग निकाल लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ। अब इसी में ही दो कंप्रेशन के बीच में, यानी कि दो कंप्रेशन के बीच के जो ये जो लेंथ है, इसी को आप लोग वेव लेंथ कहेंगे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और एक बार कंप्रेशन से दूसरे बार में कंप्रेशन होने में कितना टाइम लगता है उसको आप लोग टाइम पीरियड कहेंगे, राइट। इस चीज़ को आप नीचे से भी नाप सकते हैं कि एक रेयर फ्रैक्शन के बीच में और दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो दूरी है, जो लेंथ है, उसको आप वेव लेंथ कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि कैसे वेव फॉर्मेशन होता है वेव्स का। आगे हम लोग बात करेंगे इन्हीं वेव्स के मैथमेटिकल रूप की, यानी कि वेव इक्वेशंस की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये दोनों वेव्स होती क्या हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।